दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया और उसके एमसीक्यूज भी सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की होगी, यानी जो मांग की लोच की टॉपिक है उसको मापने की कौन कौन सी विधियां हैं, उन सारी टॉपिक्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप पूरे क्लास में हमारे साथ बने रहें क्योंकि सारे ही पॉइंट्स आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर इकोनॉमिक्स से भी पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये टॉपिक उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कॉमर्स के लिए है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, क्लास को अपने दोस्तों में आप शेयर करें और पीडीएफ को पाने के लिए आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर लें। पूरे नोट्स आपको वहां पर सेंड कर दिए जाते हैं। तो बिना देर किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक है मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखिए, अगर इस पॉइंट की बात आप करें तो इस टॉपिक पर आप देख सकते हैं यहां पर वेरियस मेथड्स दिए गए हैं। इन सब को हम आज आपसे डिस्कस करेंगे एक एक करके। प्रोपोर्शनेट मेथड, जियोमेट्रिक मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर, आर्क, रेवेन्यू। देखिए, इन मेथड्स के नाम जानना ही जरूरी नहीं है, यहां पर यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि किस मेथड का यूज कब किया जाता है और इनमें से इन मेथड्स को देने का काम किसने किया था। ये सारी चीजें आपको यहां पर आज सीखनी है। तो देखिएगा, हमारा पहला टॉपिक है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, देखने को मिलता है। कह रहा है परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, प्रतिशत या समानुपाती विधि। देखिए, इसमें एक नाम आप नोट करिएगा कि इस कॉन्सेप्ट को देने का काम प्रोफेसर फ्लक्स ने किया था और इसका जो फार्मूला है वो परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और ऊपर जो आपका है वो मांग में प्रतिशत परिवर्तन है। अब आप इस पूरे पॉइंट्स को सही से समझिएगा, हम आपको एक एक करके बता दे रहे हैं कि कैसे क्या चीजें ये कैलकुलेट करके यहां पर हम आकर के पहुंचे कैसे हैं, इसको आप समझिएगा। देखिए, अगर आपको परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालना है तो Q1 यानी जो डिमांड, इसको आप ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये प्राइस है और ये डिमांड है। अब ये 10 रुपए है, ये मान लीजिए 12 रुपए हो गई। डिमांड पहले मान लें आप 100 पीस का था और बाद में ये 80 पीस का है। तो किसको क्या बोला जाएगा पहले ये समझिएगा। ये जो प्राइस है ये आप इसको P बोल सकते हैं और जो बाद में प्राइस है वो P1 होगा। ये आपका Q होगा और ये आपका Q1 होगा। अब आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो आप देखो ऐसे ही तो निकालोगे, Q1 से Q को माइनस करेंगे, अपॉन Q करेंगे और इंटू 100 आपका हो जाएगा। इसके लिए निकालना हो तो P1 से आप P को माइनस करेंगे और अपॉन में फिर P कर देंगे, इंटू 100 हो जाएगा। अब जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिएगा Q1 माइनस Q अपॉन Q, यहां पर ये अपॉन आप करेंगे जहां पर P1 माइनस P और अपॉन P होगा, यानी P जो है वो प्राइस को डिनोट कर रही है, Q जो है वो क्वांटिटी को डिनोट कर रही है। अब जब आप इस को सॉल्व करेंगे जो ये नोट किया गया है तो इसके पॉइंट्स को आप यहां समझिएगा। Q1 माइनस Q अपॉन ये Q होगा। अब इस चीज को आप देखिएगा, P1 माइनस P अपॉन P दिया है तो यहां पर ये वैल्यू आपको डिवाइड में दी गई है और जो वैल्यू आपको डिवाइड में दी रहती है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होती है, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू में, तो ये हो जाएगा P अपॉन P1 माइनस P से।
तो Q1 माइनस Q अगर आप करेंगे तो इस चीज को आप डेल्टा Q कह सकते हैं, और यहां पर आप इसे डेल्टा P यानी चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी, तो आप देखिएगा डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P दिया है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। तो ये आपका फॉर्मूला लास्ट में आकर के बन जाता है। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इन चीजों को जरूर आप एक बार लिखकर देखें, जिससे कि आपको पेज में या पेपर में यानी बार बार आपको याद करने से झंझट से फुर्सत मिल जाएगी, क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको पता लग जाएगा। तो परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड को बताने का काम प्रोफेसर फ्लक्स ने किया था। इसका ये फार्मूला है, और इसका ये भी कह सकते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और इससे कैसे कैलकुलेट होता है ये पूरा चीज आपको इस पे दिया हुआ है। अब कह रहा है परसेंटेज मेथड कब आपका यूज होगा। कह रहा दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन देयर आर वेरी स्मॉल चेंज इन डिमांड एंड प्राइस। इस विधि का उपयोग तब अच्छा होता है जब मांग तथा कीमत में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, यानी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। और इस पॉइंट पर समझिएगा, इसमें केवल आप 3 डिग्रीज को समझा जा सकता है। कह रहा है यूजिंग दिस फार्मूला elasticity of demand can be of the following 3 types, यानी ED equal 1, ED greater than 1, ED less than 1। अब हम बात करते हैं जियोमेट्रिक और पॉइंट मेथड। ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक ग्राफिकल मेथड है और इसको देने का काम एल्फ्रेड मार्शल ने किया था। इसको पॉइंट मेथड भी कहते हैं, जियोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं, जियोमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं। इसमें फार्मूला ये याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है इसका फार्मूला। तो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, अगर आप इसको हिंदी में लिखते हैं तो ये हिंदी में होगा नीचे का भाग बटे ऊपर का भाग, यानी निचला हिस्सा अपॉन या बटे ऊपरी हिस्सा यानी ऊपर का भाग। तो ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि इसको देने का काम किसने किया था। अब इस पॉइंट पर आप समझिएगा, इस पूरे लाइन पर जैसा ये आपको एक स्ट्रेट लाइन, यानी इसको आप लीनियर डिमांड कर्व आप बोल सकते हैं। मतलब एक बात ये समझिएगा, ये इस मेथड का यूज तभी हो सकता है जब डिमांड कर्व आपका लीनियर होगा। अगर डिमांड कर्व कुछ और तरीके से है तब आप इसका मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, मतलब इस विधि का प्रयोग उस दशा में नहीं किया जा सकता है। अब यहां पर अलग अलग इलास्टिसिटीज है, ये आपको मैं बता रहा हूं, चेक करिएगा कैसे। जैसे ये पूरा आपको पॉइंट दिया है, ये y है, ये 0 है, ये x है। मान लीजिए आपको जैसे 5 डिग्री पता है, पांचों आपको पढ़नी है, तो इसमें आप 5 पॉइंट कहीं भी कर दीजिए। मान लीजिए पहला पॉइंट आपने ये किया, दूसरा पॉइंट आपने ये किया, तीसरा पॉइंट आपने ये किया, चौथा पॉइंट आपने ये किया और पांचवा पॉइंट आपने ये किया। इसको आप नाम दे दें। जैसे आपने ये A नाम दिया, ये B दिया, ये C दिया, ये D दिया और ये E नाम दे दिया। अब ये 5 पॉइंट दिए गए हैं और आपको ये चेक करना है कहां पर कैसी इलास्टिसिटी है। एक दो आपको मैं बता दे रहा हूं इसमें। अगर आप ED इक्वल या आप A पॉइंट पर देखें तो A पॉइंट पर आप समझिएगा, यहां पर है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, यानी लोअर का सेगमेंट। तो A से अगर लोअर की बात करें तो A से लोअर में जो है वो A से लेकर E तक का पूरा है, यानी ये पार्ट हो गया A से लेके E तक का। अब अपर सेगमेंट यानी A से ऊपर तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 है। तो अगर नीचे 0 होगा तो ये आपका इन्फिनिटी यानी ये अनंत आएगा। तो आप यहां देख सकते हैं ED इन्फिनिटी है। अब यहां समझिएगा, अगर ED इक्वल आप, ये तो A पॉइंट पर था, यहां पर आप B पॉइंट पर चेक कर सकते हैं। तो यहां पर लोअर सेगमेंट B से लेके E तक का है, तो आप देखिएगा B से लेके E तक का, और अपर सेगमेंट A से लेके B तक का या B से लेके A तक का। इसको आप ऐसे समझिएगा, ये एरिया ज्यादा है और ये एरिया जो है वो कम है। तो यानी ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है। यानी जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ED जो है वो ग्रेटर देन
1 होगी, तो यहां देख सकते हैं ग्रेटर देन 1। ऐसे एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। तो इस मेथड में एक जो इलास्टिसिटी है, यानी इस लाइन पर पांचों आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसका समझिएगा। कह रहा दिस मेथड इज यूजफुल ओनली ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आप समझिएगा। यह मेथड तभी यूज हो सकता है जब वो लीनियर डिमांड कर्व होगा, यानी मांग वक्र केवल एक रेखीय वक्र है। अगर ये रेखीय वक्र नहीं होगा, मतलब ये कर्वी लीनियर या कुछ अलग तरीके से बन जाए, तो इस मेथड का आप यूज नहीं कर सकते। अलग बन जाने का मतलब आप ये समझिएगा, मान लीजिए ये इस तरीके से बन जाए, जिसको आप हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व बोलते हैं, इसको आप वर्टिकल डिमांड कर्व बोलते हैं, तो आप इन चीज का यूज नहीं कर सकते। कह रहा है ऑन द सेम डिमांड कर्व इलास्टिसिटी डिफर्स एट डिफरेंट पॉइंट। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा एक ही डिमांड कर्व पर अलग अलग इलास्टिसिटी होती है, मतलब एक मांग वक्र पर एक इलास्टिसिटी नहीं है। कह रहा दिस मेथड इज मोर एक्यूरेट फॉर वेरी स्मॉल प्राइस चेंज, यानी जब प्राइस का चेंज बहुत कम होता है तब इस मेथड का यूज करना ज्यादा अच्छा होता है। देखिए थर्ड मेथड हमारा है टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। कुल व्यय रीत या कुल आगम रीत, इसको भी देने का काम प्रोफेसर मार्शल ने किया था। अब अगर आपको यह लगता है कि इकोनॉमिक्स में सब कुछ मार्शल को ही आप बता रहे हैं या बुक्स में लिखा है, तो उसका एक कारण आप ये समझिएगा कि यह बात सच है कि अर्थशास्त्र में बहुत कुछ देने का काम एल्फ्रेड मार्शल ने किया है, तो उनके योगदान को किसी भी कीमत पर भुलाया नहीं जा सकता। अब आप इस पॉइंट पर समझिएगा, इसमें 3 डिग्रीज आपको सीखनी है। पेपर में इस पे से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, इसलिए बहुत सही से आप समझिएगा। देखिए प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में जो रिलेशन है वो आपको यहां सिखाया जा रहा है। प्राइस के बढ़ने या घटने से एक्सपेंडिचर पर क्या असर पड़ेगा, अपोजिट आप समझें। अगर प्राइस कम हो जाएगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे, और प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे। ये ईडी ग्रेटर देन 1 है, यानी अपोजिट डायरेक्शन है, और नॉर्मली ऐसा लग्जरियस गुड्स के साथ होता है, यानी विलासिता वस्तुओं के साथ होता है। इसका ठीक आगे आप समझें, प्राइस के बढ़ने या प्राइस के घटने से प्राइस बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, और प्राइस घटेगी तो एक्सपेंडिचर भी घटेगा। यहां पर ईडी लेस देन होती है, और यह आवश्यक वस्तुओं के संबंध में, इसको आप समझ लें। देखिए आवश्यक वस्तुएं आपको खरीदनी ही खरीदनी है, और एक निश्चित मात्रा में खरीदनी है। जैसे दवाई है, नमक है, तो दवाइयां और नमक महंगी हो जाएगी तो हम कम नहीं खाएंगे, और सस्ती हो जाएगी तो हम ज्यादा खाने का काम नहीं करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप समझिएगा, प्राइस के कम होने से एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, क्योंकि हमें उतनी ही मात्रा में वस्तु खरीदनी है जितनी की आवश्यक है। तीसरा पॉइंट दिया है, जब प्राइस घटे या बढ़े लेकिन एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो, मतलब प्राइस के चेंज होने यानी बढ़ने या घटने का टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई असर नहीं पड़ता, तो उसे ईडी इक्वल टू 1 कहते हैं। पेपर में इसका क्वेश्चंस कैसे बनेगा ये आप समझिएगा। उसमें आपसे टोटल एक्सपेंडिचर की ऐसे वैल्यू दे देगा, कब ग्रेटर देन 1 है, कब लेस देन 1 है, और कब इक्वल टू 1 है। इस पर हम जब एमसीक्यूज कराएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करा देंगे, बट फिलहाल आपको ये चीजें रिलेशनशिप इनको समझनी है। इसकी डिमेरिट भी आप यही समझ लें। यहां पर देखिए लिखा है ईडी इक्वल 0, यहां पर भी आप ये देख सकते हैं और ये देख सकते हैं, ये सेम डायरेक्शन है। यानी कंफ्यूजन ये है कि ईडी लेस देन 1 में और ईडी इक्वल 0 में जो एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप आता है वो यही आता है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये एक कंफ्यूजिंग मेथड भी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहां पर आप देखें, कह रहा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड डज नॉट गिव द एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी, इट ओनली इंडिकेट्स वेदर ईडी ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और ईडी इक्वल 1। कह रहा है वही चीज में हिंदी में लाइन लिख दी गई है। इस पॉइंट पर देखिएगा, कह रहा है इट इज वैलिड ओनली ऑन द एजम्पशन दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर नॉर्मल गुड्स। इसका मतलब एक्सपेंडिचर मेथड जो आप पढ़ेंगे वो केवल और केवल नॉर्मल गुड्स के लिए बताया जाता है। अब एक चीज आप समझना, जो ये कर्व आप पढ़ते हैं
तो ये मत समझिएगा कि ये आप डिमांड कर्व पढ़ रहे हैं। अक्सर आपको बुक्स, कॉपीज या नोट्स पहले आपने पढ़ा होगा, तो ये जो कर्व बनाया गया है ये एक्सपेंडिचर का कर्व है, ना कि डिमांड का। मैंने लिख भी दिया है, कह रहा कर्व इज अ टोटल एक्सपेंडिचर कर्व नॉट अ डिमांड कर्व। मतलब ये कर्व टोटल एक्सपेंडिचर का है, यानी इस मेथड में टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आर्क मेथड। देखिए आर्क मेथड को देने का काम एलन एंड गार्डनर ने किया था। कहीं पर आपको इस मेथड का नाम डाल्टन एंड डाल्टन भी मिलता है, लेकिन मैक्सिमम जो इस पर स्टडी की गई है वो एलन महोदय के द्वारा की गई है, इसीलिए इनको डेवलपर आप कह सकते हैं माना जाता है। आर्क मेथड का यूज कब किया जाता है? देखिए कह रहा है जब कीमत तथा मांग में परिवर्तन अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है। यहां पर लिखा है चाप वक्र मांग वक्र पर दो बिंदुओं के बीच का भाग है। इसका मतलब आप समझिएगा, जैसे ये है आपका और ये डिमांड कर्व है, ठीक है। अब ये डिमांड कर्व आपका है, यहां पर ये कह रहा है ये दो बिंदुओं के बीच का भाग है। मतलब ये इस तरह से समझिएगा, जैसे ये दो बिंदु है, इनके बीच का अगर आपको मेजरमेंट करना होता है तो इस मेथड का हम यूज करते हैं। और इस मेथड के यूज के अकॉर्डिंग यहां पर देखिएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, यानी चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, फिर P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2, यानी ये जो है ये इनिशियल और आफ्टर दोनों की प्राइस है, ये इनिशियल और आफ्टर दोनों की डिमांड है। कई जगह पर आपको P0 P1 मिलेगा, बात एक ही है, उससे कोई नहीं मतलब है। टू जो वर्ड है ये डिफरेंस को मतलब ये बाद की अवस्था है, और वन जो है ये पूर्व की अवस्था है। तो आर्क मेथड में बहुत ज्यादा आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट से जो सीखने की जरूरत है वो ये कि ये मेथड जो है कह रहा है एन आर्क इज द पोर्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन डिमांड कर्व, और इसको देने का काम किसने किया था? और जब जो है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में डिमांडेड आर रिलेटिवली चेंजेस, यानी जब भी ये अधिक मात्रा में परिवर्तन होता है तो इस मेथड का यूज किया जाता है। केवल इतना आप इस पॉइंट से ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा नहीं। अब आप देखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझने के लिए है, क्योंकि इस मेथड से जब आप मार्केट आपको बताएंगे तो उसमें भी आपसे बहुत कुछ पूछेगा, इससे क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा बनता है। इसलिए ना केवल यहां पर बल्कि मार्केट की जब आप यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका यूज पड़ेगा, इसलिए आप यहां भी सीख लें। मार्केट यूनिट जब आपको बताऊंगा तो वहां भी मैं आपको सिखा दूंगा। रेवेन्यू मेथड यानी आगम मेथड, इसको हम टोटल एक्सपेंडिचर के नाम से भी कह सकते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर को देने का काम एल्फ्रेड मार्शल ने किया था, इसीलिए इसका भी काम जो है एल्फ्रेड मार्शल के नाम ही जाता है। इस मेथड के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी को मेजरमेंट करने के लिए एआर, यहां पर कुछ पॉइंट को समझिएगा क्योंकि अभी ये यूनिट आपने पढ़ी नहीं है, मतलब मैंने आपको नहीं बताई है, आपको पहले से आता हो तो बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए। लेकिन जिसको पूरा डिटेल में पढ़ना है कुछ दिनों बाद, क्योंकि डिमांड हमारा इसके बाद केवल इसके एमसीक्यूज कराने के लिए बचेंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर होंगे, तो उसके बाद जब रेवेन्यू पर पहुंचते हैं तो ये सब डिटेल हम आपको बताएंगे। यहां पर जो ये वर्ड दिया गया है ये आपका एआर यानी एवरेज रेवेन्यू, और आप एक बात सीख लेना यहीं पर, एवरेज रेवेन्यू को ही हम लोग प्राइस के नाम से भी जानते हैं। एमआर जो वर्ड दिया है ये आपको मार्जिनल रेवेन्यू के लिए दिया गया है। ये जो कर्व बना है ये मोनोपोली और इम्परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ये कर्व दिया गया है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने पहले से ये टॉपिक्स पढ़ रखी हैं, मतलब एआर एमआर, तब तो ये आपको डिटेल में समझ में आएगा। अगर आपको ये 5th पॉइंट कम समझ में आ रहा है तो आप एकदम मत घबराइएगा, क्योंकि जब हम आपको एआर और एमआर की टॉपिक पढ़ाएंगे तो ये टॉपिक मैं आपको वहां पर बहुत ही डिटेल में समझा दूंगा, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसलिए ये टॉपिक अगर आपको आज नहीं समझ में भी आ रही है तो आप इस पे जरा सा भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ रखा है पहले से, वो एक बार अपनी नॉलेज को चेक करिएगा कि कुछ आप अधिक सीख पा रहे हैं या नहीं। इलास्टिसिटी जो है वो AR अपॉन AR माइनस MR, ये इसका फॉर्मूला इसमें दिया गया है। ये आपका AR कर्व है। इस कर्व पर अभी आपने पॉइंट मेथड में भी देखा है, ED इनफाइनाइट, ED ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1, और यहां पर आपका ED 0 होता है। पेपर में इसका क्वेश्चंस क्या बनता है ये समझिएगा।
पेपर में पूछता है कि अगर ईडी इक्वल 1 है तो एम आर कर्व क्या होगा। तो आप देख सकते हैं ईडी अगर इक्वल 1 है तो एम आर जो है ये आपका यहां टच कर रहा है, मींस ये आपका 0 है। पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि अगर ईडी लेस देन 1 यानी मांग की लोच इकाई से कम है तो एम आर क्या होगा। तो एम आर निगेटिव होगा। एम आर कब निगेटिव होता है, ए आर कभी निगेटिव नहीं होता, ये सब कुछ हम आपसे इस टॉपिक पर जब पहुंचेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपको आज की जो क्लास है, इस क्लास से हमने आपको यह बताया कि मांग की लोच को मापने की जो कॉमनली मेथड्स हैं यानी जो सामान्य है वो 5 तरीके की रीतियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 4 पर तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस समझ लेनी है कि क्या कैसे करना है। ये उन लोगों के लिए ठीक है जिन लोगों ने इन पॉइंट्स को पहले से पढ़ रखा है। अगर आप मेरे ही साथ पढ़ रहे हैं और स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, 0 से पढ़ना है आपको, तो इस मेथड को आप अभी तैयार ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब मैं ARMR पर आऊंगा तो आपको बता दूंगा। यहां बताने का पर्पज सिर्फ इतना था कि यह भी पता हो कि आपको यह भी एक मेथड होता है मांग की लोच को मापने की रीतियों में। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने आपसे मांग की लोच को मापने की जो रीतियां हैं, इन 5 मेथड्स को बताया। किसने इसको देने का काम किया, क्या इसका फॉर्मूला है और कहां पर किस मेथड का यूज किया जाता है, यहां तक आपको बताया। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक करिएगा, क्लास को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, अगली क्लास में, जहां पर हम आपसे डिस्कस करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की आय लोच क्या है और मांग की तिरछी लोच क्या होती है, वो हम आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।